बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वोट नहीं पड़ते, यहाँ समाज, जाति, उम्मीदें और नाराजगी सब एक साथ मिलकर नतीजे बनाते हैं। लेकिन इस बार बिहार में एक बड़ा संदेश, महागठबंधन हार गया। आखिर क्यों? क्या जनता नाराज थी, या विपक्ष कमजोर था, या फिर एनडीए की राजनीति इतनी मजबूत थी कि मुकाबला ही नहीं बचा? आज हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, विश्वास में सबसे बड़ी गिरावट, नीतीश कुमार का बार बार दल को बदलना। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का रोल सबसे अहम रहा। जब वे बार बार एनडीए से फिर महागठबंधन, फिर एनडीए में आ जाते हैं, तो जनता के मन में एक विश्वास बैठ गया और एक सवाल भी कि भाई ये स्थिरता कहाँ? लोगों को लगा कि यह व्यक्तिगत फायदे की राजनीति है, ना कि जनता के मुद्दे को लेकर कोई फिक्र। इस अस्थिरता का सीधा नुकसान महागठबंधन को हुआ, क्योंकि लोग इसे विश्वास का संकट मान बैठे। ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जातीय समीकरण का सही इस्तेमाल ना कर पाना। आरजेडी की राजनीति एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित, लेकिन बिहार चुनाव में जीतने के लिए सिर्फ एमवाई वोट काफी नहीं है। इस बार एनडीए ने अति पिछड़ा ईबीसी, महादलित, वुमेन वोटर्स, अपर कास्ट वोटर पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली, मगर महागठबंधन इस वर्गों में घुसपैठ नहीं कर पाया। मतलब समीकरण वही रहा, लेकिन समाज बदल गया। कानून व्यवस्था और जंगल राज वाले नैरेटिव का असर। देखो, बात भले ही पुरानी हो, लेकिन बीजेपी ने जंगल राज वापस आएगा वाले नैरेटिव को जिंदा कर दिया। कई युवा और पहली बार वोट करने वाले इस बात से डर गए। उधर आरजेडी इस नैरेटिव का दमदार जवाब नहीं दे पाई। उसकी तरफ से ना तो कोई सबूत, ना कोई मजबूत प्लान, ना कानून व्यवस्था पर स्पष्ट एजेंडा था। इसके चलते जनता के मन में डर का माहौल था। अब अपन 1 मिनट में समझते हैं कि ये जंगल राज शब्द आया कहाँ। देखो, अगस्त 1997 की बात है, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय ने राजधानी पटना में खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिंह ने टिप्पणी की थी, बिहार में नाम के लायक भी सरकार नहीं है और यहाँ जंगल राज कायम है। कोर्ट ने नागरिक सुविधाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, यह जंगल राज से भी बदतर है और इसमें अदालती निर्देशों और जनहित का कोई सम्मान नहीं है। समस्या के जिम्मेदार लोगों को जेल भेज देना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लालू राज के लिए जंगल शब्द का प्रयोग पहली बार विरोधी दलों ने नहीं किया था, बल्कि पटना हाई कोर्ट ने किया था। कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही विरोधी दलों ने लालू यादव के खिलाफ इस शब्द का उपयोग किया और इसको अपना प्रमुख हथियार बना लिया। इसके बाद 1990 से 2005 तक के लालू और राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहा जाने लगा। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म करने और कानून का शासन बहाल करने का वादा किया। जनता ने इस वादे पर भरोसा किया और एनडीए को पूर्ण बहुमत से जनादेश दिया। तब से लेकर आज तक एनडीए इस मुद्दे को लालू यादव के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करती है और उसको उनको फायदा भी मिला। इसके बाद एनडीए का मजबूत प्रचार, पीएम मोदी का प्रभाव। कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो सिर्फ राज्य नहीं, केंद्र का भी असर रहता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी थी, ठीक है, और कई उनकी योजनाएं भी बहुत लोकप्रिय थी केंद्र, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास, फ्री राशन, किसान सम्मान निधि। इसका सीधा लाभ एनडीए को मिला। महागठबंधन ये बताने में सफल नहीं रहा कि हम ऐसा क्या देंगे जो आपको अभी नहीं मिल रहा। चलिए, अब इसके बाद अपन करते हैं युवाओं की नाराजगी का लाभ ना उठा पाना। देखो, ये एक सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि देखो, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया की धीमी रफ्तार, युवा परेशान थे और गुस्सा भी थे, और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस नाराजगी को महागठबंधन वोट में नहीं बदल, क्योंकि वे सिर्फ आलोचना करते दिखे, कहीं उन्होंने समाधान नहीं इस चीज के बताया, ना समाधान का कोई रोड मैप दिया। एनडीए ने यहाँ स्थिरता और काम चल रहा है का संदेश देकर इसको बैलेंस कर लिया और ये लोगों को बात समझ में आई या जो भी हुआ, पर उन्हें विपक्षी दल कोई ठोस सबूत नहीं। और इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि महागठबंधन अंदरूनी खींच, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल मुद्दा था। सीटों का बंटवारा, प्रचार में तालमेल की कमी दिखी, कई जगह बागी उम्मीदवार
जैसे आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के बीच रणनीतिक मतभेद, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले ही महागठबंधन के अंदर से कमजोर दिख रहा था। उधर एनडीए पूरी तरह एकजुट दिखी, एक चेहरा, एक संदेश, एक टीम के साथ वो उतरे और उसका उन्हें फायदा भी मिला है। और इस बार बीजेपी ने ये चाल चली कि वो एक नई कॉन्सेप्ट लेके आया, बीजेपी महादलित यानी ईबीसी रणनीति। इस बार बीजेपी और एनडीए के पार्टनरों ने ईबीसी और महादलित वोटरों पर बहुत जोर दिया। इस वर्गों को सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा सीधा फायदा भी मिला। एनडीए ने इसे आभारी वोट बैंक में बदल दिया। वहीं महागठबंधन ने इन समुदायों में के लिए कोई खास अलग से संदेश नहीं दिया। नतीजा, इनका वोट एनडीए की ओर झुक, जिसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिला। ठीक है, और इसका आखिरी टॉपिक समझते हैं कि जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर था। वादे बड़े बड़े, कई ऐसे वादे दिए जो देखो हो ही नहीं सकता था। जैसे हर घर में या हर दलित जाति के हर घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी देना, ये पॉसिबल नहीं था। और इसका तेजस्वी यादव लास्ट तक भी कोई इसका ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। कई मीडिया रिपोर्टें आई और उन्होंने उनसे डायरेक्ट पूछा, पर वो उस चीज को टालते रहे कि एक दो दिन में आएगा। वो नहीं हुआ। इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन्हें इस चीज का बहुत नुकसान हुआ है। और महागठबंधन का ग्राउंड नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है। कई जगह बूथ जहां वोट रहते मैनेजमेंट कमजोर पड़ा। वहीं एनडीए ने बूथ दर बूथ मजबूत तैयारी की। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करी जाए तो महागठबंधन की हार का एक कारण नहीं था, इसकी कई वजह थी। यह कई कमजोरियों का मेल था, विश्वास का संकट, जातीय राजनीति की सीमाएं, अंदरूनी भेदभाव, कानून व्यवस्था का नैरेटिव, युवाओं की नाराजगी का गलत इस्तेमाल और एनडीए की योजनाओं का असर इसमें बहुत ज्यादा। कई जगह तेजस्वी यादव ने जो टिकट दिए उसमें 80% से ऊपर सिर्फ यादव कैंडिडेट थे। तो जो अदर जाति के लोग थे उन्हें ये डर था कि कहीं जंगल राज वापस से ना आ जाए। मोदी फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां जनता को एनडीए ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद विकल्प के साथ मजबूत दिखाई दी और लगा कि हाँ ये काम करेंगे। तो इसका उनको सीधा सीधा फायदा हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।